हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर्स नहीं आ रहे या टाइम ज़्यादा लग रहा है या फिर फॉर्मूले को याद रखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल बच्चे ये लेक्चर आपके लिए है। और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 13, जिसमें देखेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल्स और इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कैसे, और मोर इम्पोर्टेंट कि कैसे अपने से गलती करवाया जा सकता है एग्जाम में। तो बिल्कुल बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका अपना क्या होना चाहिए कि अपन ये क्वेश्चंस कर पाए। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट टचेज द सर्कल। इस टच करता है और इससे पास होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, खुद से कोशिश करिएगा एक बार कि कैसे कर सकते हैं अपन। बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से कोशिश करो बच्चे। इसके बाद ही देखना, पहले देखोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक सर्कल अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। अब एक ऐसा सर्कल निकालना है और स्मॉलर सर्कल दैट टचेज द सर्कल, इस सर्कल को टच करे और इस पॉइंट से पास हो। तो इस पॉइंट से पास हो, मान लो ये पॉइंट कहीं यहां है 4,3, मान लो यहां है 4,3 है ना। तो इससे पास हो और इसको टच करे, और वो सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल होना चाहिए, मतलब स्मॉलर, सबसे छोटा सर्कल। अब इसको कैसे करोगे आप लोग? कोशिश करो बच्चे कि इसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और देखो मैं बहुत से सर्कल बना सकता हूं कि इससे पास होने वाला इसको यहां टच करे तो ऐसा या ऐसा या ऐसा, बहुत से सर्कल अपन बना सकते हैं। पर सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल हो, जो सबसे स्मॉल हो, वो कैसे बनाएंगे? तो फिर देखो, फिर अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट की इस सर्कल से डिस्टेंस निकालते हैं जो सबसे कम हो। क्या बोला मैंने भाई? देखो, तो सबसे स्मॉल सर्कल होगा वो इस सर्कल को उस पॉइंट पे टच करेगा जो पॉइंट इस पॉइंट के नियरेस्ट है। और इस सर्कल, क्या ध्यान से भाई, सबसे स्मॉल सर्कल चाहिए अपने को। तो वो क्या होगा, वो इस सर्कल को उस पॉइंट पे टच करे जो इस पॉइंट के नियरेस्ट हो। तो इस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट अपन निकालने की खोज में चलते हैं। तो ऐसे ही करते हैं बच्चे। ये पी सी, देखो पी से सी को मिलाते हैं। याद आया बच्चे? अरे याद आया कि नहीं आया? इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट आता है ये ए, ये पॉइंट ए। अरे अगर इस पॉइंट की मुझे इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालता हूं मैं? पी सी माइनस आर। अरे पता है, ये हो गया स्मॉलेस्ट। इसके नियरेस्ट जो पॉइंट होगा सर्कल पे, वो पॉइंट ए ही होगा। क्या? तो ए पॉइंट निकालना आ गया, तो ठीक है। अब इस ए पॉइंट, अब स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा? जो इस वाले सर्कल को इस पॉइंट पे टच करे। तो उसको कैसे करेंगे? और वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट होने के लिए क्या होगा बच्चे? इसको डायमीटर लेके अपन एक सर्कल बना देते हैं, इसको डायमीटर लेके एक सर्कल बना देते हैं, तो वो स्मॉलेस्ट होगा और वो इसको इस पॉइंट पे टच भी करेगा। तो बोले इस पॉइंट से पास होने वाला स्मॉलेस्ट सर्कल जो इस वाले सर्कल को कहां टच करेगा? यहां पे। क्यों यहां पे टच करेगा? बहुत ध्यान से सुन लो, क्यों यहां पे टच करेगा? क्योंकि सर स्मॉलेस्ट चाहिए तो वो वहीं तो टच करेगा जो पॉइंट इस पॉइंट के सबसे पास में हो। तो इस पॉइंट के सबसे पास में कौन था? ए। तो इसलिए ए पे टच करेगा। और फिर अपन ने ए को डायमीटर लेके ही वो सर्कल बना दिया। भाई एक को तो डायमीटर लेना ही पड़ेगा ना। अरे यहाँ पे टच कराना है तो ये उसका क्या होगा? अगर ये सर्कल यहाँ पे टच करेंगे तो ये उसका नॉर्मल हो गया, मतलब यही उसका डायमीटर होगा। तो अब बात ये है, बस पॉइंट ए आ जाए तो इस वाले सर्कल का इक्वेशन तो अपन लिख देंगे। मतलब इसको पी बोल दूं तो रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो गया बच्चों अपने? रिक्वायर्ड सर्कल क्या है बच्चों? सर्कल ऑन पी ए डाया, सर्कल ऑन पी ए डाया, मतलब पी ए डायामीटर का जो सर्कल है, पॉइंट ए निकालना है। तो ए निकालने के गौर से देखिए बच्चे, ये 0 0 है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5 है।
यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 है। ये 1 क्यों है बच्चे? AC 1 क्यों है भाई? AC 1 क्यों है? क्योंकि सर इस सर्कल का रेडियस 1 है, इसलिए ये 1 है, ये 1 है। और टोटल यहां से लेके यहां तक PC देखिए बच्चे, PC कितना है? PC 5 है और CA 1 है। तो ये वाला कितना बचेगा? PA कितना हो जाएगा? PA कितना हो जाएगा? PA हो जाएगा अपना 4। भाई PA 4 हो जाएगा ना, ये 1 है, ये 4, तो टोटल 5, तो इसलिए ये 4। तो ये पॉइंट ए ले आते हैं अपन कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से। पॉइंट ए लाते हैं कैसे? सेक्शन फॉर्मूला। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको आता है ना भाई 1:4, तो इसलिए इसको ले आओ, इसको इससे करो 1 × 4 प्लस 4 × 0 अपॉन 1 + 4 कॉमा 1 × 3 प्लस क्या आएगा बच्चे? 1 × 3 प्लस 4 × 0 अपॉन 1 + 4। तो ये आ गया बच्चे पॉइंट ए अपना आ गया 4/5, 3/5। तो पॉइंट ए आ गया और पॉइंट पी था, तो सीधा सीधा आंसर लिखा जाएगा कैसे? x - x1 इंटू x - x2, भाई ऐसे ही होता है ना, प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। तो x - x1 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं p, तो 4 इंटू x - x2 इसका ले लेते हैं माइनस का 4/5 प्लस y - y1 इसका ले लेते हैं इंटू y - y। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और लॉजिक है वो क्या है कि भाई वो सबसे छोटा सर्कल होना चाहिए, तो वो कब हो सकता है, बस इतना सोचिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा बच्चे, जितना आप में दम लगा सकते हो पूरा लगाओ कि आंसर आना चाहिए इसका। बिल्कुल इसका आंसर आना चाहिए बच्चे। तो देखो 2 तरीकों से मैं बताऊंगा, पहले आप खुद से कर लें बच्चे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट टचेज सर्कल एंड सेंटर। उसका सेंटर कहां है बच्चे? यहां पे, और वो इसको टच करता है। तो देखिए बच्चे, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। तो पहले तो ये एक ऐसा सर्कल है जो इसको टच करेगा, तो x² + y² = 1 को टच करेगा, ठीक है। और उसका सेंटर कहां है? उसका सेंटर है 4, 3 पे, 4, 3 पे सेंटर है, तो टच करेगा। तो बस ठीक है यार, ज्योमेट्री बना दो। अगर वही टच करना है तो ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो कुछ होगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। अच्छा नहीं बना? चलो भाई बन जा, अच्छा बन जा। चलो हाँ, तो ये टच कर लिया, ये टच कर लिया इसको, इसने इसको टच कर लिया। तो अब क्या करें? इसका देखो, केवल अपने को रेडियस चाहिए क्या? केवल अपने एक और रुको। अब देखो बच्चे, ये मैंने ज्योमेट्री बनाया, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, तो इसका रेडियस चाहिए। तो इसका रेडियस तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे? इन दोनों को मिला दो और ज्योमेट्री से देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस 1 है, ये वाला डिस्टेंस 1 है भाई, इसका रेडियस तो 1 है छोटे वाले का। अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बच्चे? इसको मैं P नाम दे देता हूं, इसको C दिया हुआ है। तो PC टोटल डिस्टेंस कितनी है? PC, अरे भाई, अरे यार 0, 0 और 4, 3 तो 5। अरे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यार, ये तो 0, 0 है ना, ओरिजिन, तो 5, PC 5। ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, तो इसका ये PA क्या हो गया? PA बोल दो, PA क्या हो गया? PA क्या हो गया? टोटल यहां से यहां 5 और ये 1, तो ये कितना हो गया? 4। तो और यही इसका रेडियस है क्या? यही इसका रेडियस है क्या? यही इसका रेडियस है क्या? इस वाले सर्कल का रेडियस यही है क्या? अरे यही तो रेडियस है PA। तो इसलिए इस सर्कल का सेंटर आ गया और इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया बच्चों? रेडियस कितना आ गया? 4। तो सेंटर ये 4 है। तो बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या? x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4²। देखो ज्योमेट्री से करोगे तो इतना आसान है, ज्योमेट्री से करोगे तो इतना आसान है। क्या सबका आंसर आ गया? बिल्कुल। अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल वहां से भी देखेंगे, पर यही आंसर आ रहा है सबका या कुछ और भी? तो बिल्कुल बच्चे, ये गलती बहुत बार कर देते हैं बच्चे,
टच करने के नाम पे जो उनको दिखता वो बना डालते हैं, वो जो उनको दिखता वो ये बना डालते हैं बच्चे। पर ध्यान से देखो बच्चे, टच दो टाइप के टच होते हैं, एक गुड टच एक बैड टच, है ना, ऐसा वाला नहीं। अरे एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, दो टाइप के टच होते हैं। तो ध्यान से अपने दिमाग में जब भी टच करने को बोले तो कंडीशन आना चाहिए कि एक्सटर्नली टच कर रहा है कि इंटरनली। भाई ऐसा नहीं है जो दिखा वो बना लिया, और तो ये तो आधा अधूरा आंसर है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देखो, अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन करो कि कैसे टच कर रहे हैं वो, एक्सटर्नली कि इंटरनली, तो वहां से ही अपने को आइडिया आएगा। इसलिए बच्चे एक और बनेगा जिसका सेंटर यही होगा, पर वो इसको कैसे टच कर रहा होगा। हो ये भी बनेगा बच्चे, ये भी बनेगा बच्चे, दूर से देख। तो इसलिए टच कर रहा है तो आधा अधूरा ना सोचे, पहले दिमाग में ये तो फ्रेमवर्क होना चाहिए ना कि भाई अच्छा टच करवाना है, कैसे करवाना है, इंटरनल की एक्सटर्नल। तो इसलिए ध्यान दें, एक सर्कल ये भी आएगा इतना बड़ा। अब इस सर्कल का रेडियस कैसे लाओगे भाई, ये तो बड़ा सा सर्कल है, इसका रेडियस कैसे लाओगे। तो इसके रेडियस के लिए देखो, ये डिस्टेंस 5 था और ये डिस्टेंस कितना, एक और हो गया भाई, ये डिस्टेंस कितना हो गया, अरे एक और हो गया ना, ये पीसी यहां से यहां तक का 5 था। तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैं क्या बोल दूं, या इसको पॉइंट पीबी नाम दे देते हैं। तो पीबी का वैल्यू कितना आएगा, रेडियस जो है वो पी से बी की दूरी होगी, और वो यहां से यहां 5 और ये 1। अरे ये 1 क्यों हो रहा है, ये तो इस छोटे वाले रेडियस है ना सर्कल का, तो इसलिए पीबी क्या होगा 5 + 1 दैट इज आर इक्वल टू कितना आ गया 6। तो आर का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 6। इस बड़े वाले सर्कल के लिए आर का वैल्यू कितना आ गया 6। तो बड़े वाले सर्कल का इक्वेशन, तो ऐसे इसलिए ऐसी देखो भाई, ध्यान रखें सर्कल के इक्वेशंस ज्योमेट्री से इजी होते हैं, पर ज्योमेट्री कंप्लीट लगाना है। क्या बात समझ में आई। अब ये हो सकता है मेरी तरह कोई बच्चा इतना अच्छा नहीं हो ज्योमेट्री में, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो देखो मेथड 2 देखते हैं, फिर ये समझ में आ गया होगा, ज्योमेट्री से बिल्कुल बहुत आसान सी चीजें हैं और अच्छे ही फिगर बने हैं। तो दूसरा जो है वो ये है कि भाई वो टच करता है। तो लेट इस सर्कल का अपने को सेंटर तो पता था, यही था, बस रेडियस नहीं पता था। तो मान लिया रेडियस आर है, मतलब अपन ने रेडियस क्या मान लिया बच्चे, रेडियस मान लिया आर, रेडियस अपन ने मान लिया आर। तो रेडियस आर मान लिया है, रेडियस आर मान लिया तो सर्कल क्या आ जाएगा। अब ये सर्कल और ये सर्कल क्या कर रहे हैं, ये सर्कल और ये सर्कल टच कर रहे हैं, ये दोनों टच कर रहे हैं। अब टच कर रहे हैं तो टच करने की कंडीशन बोलो बच्चे भाई, ये और ये, अरे रेडियस आर माना तो अपना रिक्वायर्ड सर्कल, भाई अपने सर्कल का सेंटर तो पता था, रेडियस आर मानते ये आ गया। बस अब अपने को यहां पे आर का वैल्यू चाहिए, वो कैसे लाएंगे वो वैल्यू, तो टच कर रहे हैं। अब टच कर रहे हैं तो हमेशा एक बात याद रखो, क्वेश्चन करो कि भैया इंटरनल की एक्सटर्नल। तो देखो अगर एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली टच करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन पता ही है आपको, C1 C2 इक्वल टू R1 + R2, और इंटरनली C1 C2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 - R2, यही होता है। तो बताओ यहाँ पे C1 C2 क्या होता है, उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस। देखो ये तो क्या है, फिर C1 C2 पता अब इससे क्या होता है, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, स्क्वायर रूट इसके सेंटर, इसका 0 0 इसका 4 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1। पहले वाले सर्कल का रेडियस R है, दूसरे वाले का कितना है 1। तो ये देखो बच्चे कितना है 5 इक्वल टू R + 1, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और ऐसे ही ये वाला लगाते हैं, तो C1 C2 का तो वैल्यू 5 ही है, R1 पहले सर्कल का R और दूसरे का 1। तो अब थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो प्लस माइनस आएगा R - 1, तो R का वैल्यू आ गया 1 + -5। तो R का एक वैल्यू आ रहा है 6 और दूसरा आ रहा है -4। भाई R तो -4 नहीं हो सकता, R तो -4 नहीं हो सकता, इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो केवल ये आंसर और ये। तो देखिए बच्चे, सर्कल की रेडियस या तो 4 आएगी या तो 6 आएगी, तो यही आ गया दोनों आंसर। देखो अरे भाई ये आ गया और एक ही आ गया, तो सेम ही आंसर आएगा दोनों मेथड से।
और दोनों ही मेथड में जो पंगा था वो यही था कि भैया टच करने की क्या कंडीशन लगाए। तो इसलिए एक्सटर्नल इंटरनल अलग अलग कंडीशंस लगती है बच्चों। अब कोई बोले कि सर अगर मेरे को कोई बोल दे कि सर्कल है सर, उसमें केवल ये लिख दे टच करने की कंडीशन बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा। तो उस टाइम देखो इन दोनों को अपन कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं। अगर कोई बोले टच करने की ही कंडीशन बताओ भाई, तो इसको और इसको कंबाइंड करके मैं ये लिख सकता हूँ C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2 का मॉडुलस। अगर कोई आपको भाई जिद्दी करने लग जाए कि नहीं नहीं टच करने की कंडीशन बताओ तुम, तो और कुछ बोले ही नहीं कि नहीं इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी बकवास नहीं सुनना चाहे, तो उसको बोल दो इसको और इसको मिला के लिख दो, और क्या बोलना है भाई, इसको और इसको मिला के तो लिखा है और क्या करें। तो टच करने की कंडीशन बोले कोई इंटरनल एक्सटर्नल में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ऐसे आदमी को अपन ये बता सकते हैं। क्या बात क्लियर है? पक्का? तो इसलिए बहुत क्वेश्चन बहुत गजब का है, और ये कंडीशन जो है ना ये बच्चे कई बार काम आएगी। टच करने की कंडीशन अगर आप याद करना है आपको तो पूरा ये याद कर लो, तो फिर ऐसी गलतियां नहीं होंगी। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चले आगे। देखिए बच्चे, एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, किसके बीच का एंगल पूछ रहे हैं। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। और इनफैक्ट अगर दो कर्व, और कोई भी कर्व हो, किसी भी दुनिया के दो कर्व ले आओ, अगर उन दोनों के बीच में एंगल चाहिए तो वो कैसे डिफाइन होता है। मतलब अरे भाई किसी ने तो पहले बोला होगा ना यार, दो कर्व के एंगल बीच में एंगल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो वो डेफिनेशन ये है बच्चे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। देखो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड, ये डिफाइन किया गया है। अरे डिफाइन करना समझते हैं ना कि कैसे अपन निकालेंगे, वो बता रहा है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां पे जो टेंजेंट्स होंगी उनके बीच में एंगल जितना हो। मतलब दो कर्व के बीच में एंगल पूछे तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल उनकी टेंजेंट्स के बीच में होगा वो होगा, या फिर नॉर्मल भी आप बोल सकते हो। जैसे अरे पूरे की बात कर रहा हूं मैं बच्चे, ये दो कर्व है, मुझे नहीं पता क्या है, अगर इनके बीच में एंगल चाहिए मुझे इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इनके बीच का एंगल निकालता हूं। तो दो कर्व के बीच में एंगल क्या होता है, जो उनकी टेंजेंट्स के बीच में होता है, या फिर जो उन दोनों कर्व के यहां पे नॉर्मल बनेंगे उनके बीच में जो एंगल होता है वो ही एंगल होता है। तो ऐसे ये डिफाइंड होता है कि दो कर्व के बीच में एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और नॉर्मल्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ये नाम ध्यान से देखिए भाई, एट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। तब बात करते हैं दो सर्कल्स के बीच में एंगल। तो दो सर्कल है भैया, काट गए एक दूसरे को, गलती से एक दूसरे को काट लिया तो फिर तो भैया दुनिया आ जाएगी बीच में। एंगल बताओ इनके बीच में लड़ाई हुई, अरे काटा तो कितना काटा, किसने किसको काटा। तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल, तो अपन क्या करते हैं बच्चे, और वर्त में अपन जानते हैं, वर्त में एक चीज अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्त का जो नॉर्मल होता है ना, अरे वर्त का जो नॉर्मल होता है ना उसको अपन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चे अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट का नॉर्मल, इस वाले वर्त का इस पॉइंट से जो पास होने वाला, भाई इस वाले पॉइंट पे मेरे को या तो दोनों की टेंजेंट लिख के दो तू, तो थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है मेरे को। तो मैं क्या लिख लेता हूं, इन दोनों सर्कल्स का नॉर्मल लिख लेता हूं इस पॉइंट पे। तो ये इसका नॉर्मल तो ऐसे जाएगा, इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा, इस वाले का नॉर्मल ऐसे, इस वाले का नॉर्मल ऐसे जाएगा। समझ गए क्या बात। अरे भाई ये नॉर्मल आ गए, तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालो या नॉर्मल्स, और सर्कल में नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत आसान है, इसलिए अपन ने यहां क्या ड्रॉ कर ले हैं बच्चे, नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए अपने को, ये थीटा। तो ये कैसे निकालें, तो मैं इसको मिला देता हूं सो दैट अपना ये ट्राइंगल तो कंप्लीट हो जाए। ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, ये R1 है, ये R2 है इसकी है, और ये डिस्टेंस क्या है, C1 C2। अरे C1 C2 के बीच का डिस्टेंस। तो ये ट्राइंगल में एक कोई एंगल चाहिए। तो अब ट्राइंगल के लिए हो सकता है बच्चों आपको एक चीज ना पता हो,
और बिल्कुल पूरा पूरा चांस है कि ये आपको नहीं पता हो। ये ए है, बी है और ये सी है। एक ट्राइंगल है जिसमें ए है, बी है, सी है और ये थीटा है। तो ये कॉस थीटा, एक कोसाइन रूल होता है, बहुत गजब का रूल होता है बच्चे। कॉस थीटा होता है क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। और ये सबसे रिलायबल चीज है। अगर जब भी आपको एंगल चाहिए ट्राइंगल का, जब भी आपको कोई कोण चाहिए, जब भी ट्राइंगल का आपको कोई कोण चाहिए, तो ये सूत्र लगा देना बच्चे, एकदम सटीक आएगा। सर ये कहां से आया, सर इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बच्चे कोसाइन फॉर्मूला। कहां से आया सर? प्रूफ बता दें? अरे अभी बताने लग जाऊंगा तो यही बता दूंगा, फिर ये कौन पढ़ाएगा? तो इसलिए इसका प्रूफ बिल्कुल बताऊंगा एसओटी में, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में एग्जैक्ट पूरा एकदम अच्छे से 2-3 तरीके से भी देखेंगे, पर यहां कोई फायदा नहीं है। और प्रूफ बताने के बाद भी आपको ये याद ही रखना है, तो अभी याद कर लो, अभी याद कर लो भाई। क्या आ जाता है, नहीं करना कोई मर्जी भाई, उस दिन कर लेना। तो इसलिए, और ये ऐसा फॉर्मूला है जो जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में यूज होता है, ध्यान रहे, सबसे ज्यादा बार यूज होता है। अरे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये वाला कौन निकालना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपोजिट वाले का माइनस कर देते हैं अपॉन टू बी। तो इसलिए अब ये एंगल चाहिए तो क्या करूं, cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसके पास वालों का स्क्वायर माइनस इस वाली साइड का, तो ये है साइड C1 C2 इसका स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो ये आ गया बच्चे दो वर्तों के बीच का कोण, इससे दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है ना, ये जो इसका वैल्यू प्लस या माइनस कैसा भी आ सकता है, पर जो कोण दिया जाता है वो जो एंगल दिया जाता है वो एक्यूट एंगल दिया जाता है। तो इसलिए यहां पे अपन क्या लगा सकते हैं, मॉडुलस भी लगा सकते हैं। तो यहां से अब जो थीटा आएगा, क्या मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि यहां से जो थीटा है वो क्या जाए, एक्यूट, एक्यूट वाला थीटा आ जाए। अगर ऑब्ट्यूज किसी को निकालना हो, किसी को ऑब्ट्यूज निकालना हो, तो क्या कर देगा वो, पाई माइनस थीटा। अरे भाई वो ये ना, दो लाइनें हैं तो उनके बीच में दो एंगल होंगे, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो जनरली अपन कौन सा रिपोर्ट करेंगे, एक्यूट वाला। फिर भी अगर किसी को ऑब्ट्यूज चाहिए तो भैया वो भी निकाल देंगे। तो इसलिए ध्यान दे, यहां पे एक मॉडुलस एक्स्ट्रा आता है। तो ये वाला अपने लिए इतना काम की चीज है। क्या ये बात क्लियर है? तो और ये पूरे 12th क्लास में अपन बहुत अच्छे से और भी देखेंगे कि कैसे अपन निकाल सकते हैं। यहाँ अपन केवल सर्कल्स के लिए देखा है, बाकी डेफिनेशन यही रहेगा, डेफिनेशन यही रहेगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखें, वहां पूछेंगे। हाँ तो चलिए अब आता है, तो यहाँ पे वो वाला तो ठीक है, एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, और एसओटी आता है तो आराम से हो जाएगा। हाँ अब ये है, तो ये बहुत बार यूज होता है बच्चे। इस पे देखो लिखा हुआ है राज लिखा है कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दो सर्कल्स ऐसे टच कर रहे हो कि इनके बीच में कितना डिग्री एंगल हो जाए, 90, इनके बीच में कितना एंगल हो जाए, 90। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सर्कल्स के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तब अपन बोलेंगे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। और एक बात और भाई, अपन ने देखो इस वाले पॉइंट पे कौन निकालें, इस पे निकालते तो भी बराबर ही आता, सेम ही चीज। मतलब इस बिंदु पे निकालो, इस प्रतिच्छेद बिंदु पे या इस पे, दोनों पे बराबर ही कौन आएगा। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन यहां से देख लो या यहां से, दोनों पे बराबर ही आए। तो इसके लिए क्या प्रतिबंध होगा, तो मतलब एक तो थीटा 90 आ गया, थीटा 90 डिग्री आ गया तो पीछे वाले सूत्र में रख दो, या फिर यहां से सीधा सूत्र ले आओ, पीछे वाले सूत्र में रख दो। cos थीटा इक्वल टू क्या आया था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो इस वाले में अगर आप थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देते हो तो ये 0, cos 90 0, तो इसलिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर। भाई वो सब उधर 0 में चला जाएगा, ये 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉड हट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहां से क्या आ गया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। तो ये प्रतिबंध आया आपका कि दो
सर्कल ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करेंगे तो ये इसमें रिलेशन होना चाहिए, पर ये भी अपन ज्यादातर टाइम यूज नहीं लेते। तो फिर क्या यूज करते हैं सर? क्योंकि भाई इसके लिए तो अपने को सेंटर निकालने पड़ेंगे, रेडियस निकालनी पड़ेंगी, तो अपन तो सीधा पका पकाया खाना चाहते हैं ना। तो क्या करते हैं, इस कंडीशन को अपन इन दो सर्कल्स के लिए देखो, अगर मेरे दो सर्कल्स ऐसे हो जाएं 2g1x प्लस 2f1y, एक सर्कल को मैं ये बोल दूं और दूसरा सर्कल मेरे को ये आ जाए, अगर ये वाले मेरे सर्कल्स आ जाएं तो अब ये वाली कंडीशन कैसे चेंज होगी? और ये वाली कंडीशन यहां से भी ला सकते हैं बच्चों, देखो, अरे ये राइट एंगल ट्राइंगल तो C1 C2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ठीक है। पर अब इसमें अगर ये आ गया तो बताओ R1 क्या आएगा? अब मुझे ये बताओ इसमें R1 क्या होगा? R1 होगा इसका रेडियस, इसका रेडियस कैसे होगा? इसका रेडियस होगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस R2 स्क्वायर, उसका रेडियस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C इक्वल टू C1 C2। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर क्या है? यही है ना भाई, इसके दोनों में, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो G1 माइनस G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, यही आएगा क्या? यही आएगा क्या? अब दोनों तरफ क्या कर दो, ओपन कर दो, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इक्वल टू ये G1 स्क्वायर आएगा प्लस G2 स्क्वायर आएगा माइनस 2G1 G2 आएगा और प्लस F1 स्क्वायर आएगा प्लस F2 स्क्वायर आएगा माइनस 2F1 F2। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये कट जाएंगे, क्या से? इधर से ये कट जाएंगे तो बचेगा यहाँ C1 C2, यहाँ F1 F2, तो ये आएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 2G1 G2। भाई वो माइनस तो काट ही देंगे ना बच्चों। तो यार, तो बच्चे अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करते हैं तो कंडीशन क्या आएगा कि 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सीधा सीधा याद होना चाहिए, राज, मैथ का राज है। और ये कंडीशन बहुत बार यूज होगी, अगर ये दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन करते हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन आएगा, और इसका बहुत ज्यादा बार यूज करेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे, याद रहना चाहिए। सर ले आएंगे, हाँ, घर पे आके तो IIT एडवांस वाले पेपर का आंसर सब ले आते हैं, तो इसलिए ले आना है तो फिर भैया वही होगा, घर पे आके आप सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी सीधा सीधा याद रहना चाहिए, दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो। क्लियर है? बिल्कुल। तो बताओ, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कर लो। इसको ज्यादा इज्जत दे दी यार किसी ने, इतनी इज्जत नहीं है इसकी। अरे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सर्कल्स दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली, ये तो बच्चों वाला ही है पक्का। तो ये और ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो सीधा सीधा कंडीशन लगाने की बात बोल रहे हैं, सीधा सीधा ये कंडीशन लगाने की बात कर रहा है। बताइए G1 2 इंटू G1 का वैल्यू उसका आधा इंटू G2 का वैल्यू इसका आधा -4 प्लस 2F1 इंटू F2 मतलब इसका आधा 3 इक्वल टू C1 7 माइनस C2। तो सीधा सीधा आ जाएगा बच्चे, ये देखो -20 प्लस 9 इक्वल टू 7 माइनस के को इधर ले आइए, ये आ जाएगा बच्चे -11। अरे यार ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये भी बताना पड़ेगा क्या ना? अरे बच्चे समझदार हैं पक्का। चलो तो हाँ बताइए बच्चे, ये वाला कितने मिनट लेने चाहिए आपको? 8 मिनट्स लो और अच्छे से करके बताओ बच्चे। देख ऑफलाइन यही होता है, अरे वहां हम टाइम देते हैं कि करो तुम करो तभी सीखते हैं बच्चे। तो बिल्कुल बच्चे कम से कम 8 मिनट और इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कैसे भी करके आए क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शुरू करते हैं आप। लेट, अरे कराना भी, हाँ ऐसे कुछ फायदा नहीं होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू ओरिजिन से पास कर रहे हैं, इट्स सेंटर इस पे हो, इसको ऑर्थोगोनल। यार कितनी कंडीशन दे दी,
1 2 3, तो इसलिए लेटेस्ट सर्कल को ही मान लेते हैं ना, इस पे अलग अलग कंडीशन। देखो सर्कल क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि उस सर्कल के अलग अलग कंडीशन लगी पड़ी है, इसलिए सर्कल मान लेते हैं। लेट सर्कल क्या है, ये लेटेस्ट सर्कल ही है भाई। कुछ नहीं समझ में आए तो ये तो अपन कर ही सकते। अब पहला कंडीशन ये ओरिजिन से पास होगा, तो 0 0 से पास कराओ इसको, तो 0 + 0 + 0, हाँ अरे सभी 0 आ जाएंगे क्या, 0 + 0, हाँ यार सही बोल रहे हो सभी 0, तो C का वैल्यू 0 आ गया। दूसरा कंडीशन, पहला ओरिजिन से पास करता है तो C 0, वो तो पता ही था अपने को, बाकी वो देखते ही लिख सकते हैं बच्चे। अरे ओरिजिन से पास करेगा तो कांस्टेंट टर्म 0 है ना। हाँ दूसरा, इसका सेंटर इस लाइन पे, तो इसका सेंटर क्या बच्चे, इस वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g - f, तो वो किस पे है, इस लाइन पे, तो -g - f + 4 = 0। तो ये आ गया G और F में कंडीशन। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसको ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल वाला क्या होगा, ऑर्थोगोनली उसका क्या होगा, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, तो 2 × g × g2, g2 इसका देखिए बच्चे -2 + 2 × f × भाई इसका तो f ही है, इसका देखिए 1 = c1, c1 का वैल्यू कितना है 4, और प्लस इसका कितना आ गया 0, और ये तो 0 आ गया ना। तो बताइए बच्चे, 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर देते तो -2g + f और -2 = 0। ये दूसरी इक्वेशन। क्या आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके g का और f का वैल्यू निकाल सकते हैं? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दो, f से f कट जाएगा, -3g + 2 = 0। g का वैल्यू कितना आ गया, g का वैल्यू देखिए बच्चे 2/3, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों को ऐड करा था, f से f कटा -3g, ये आ गया। g का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो f का वैल्यू देखिए बच्चे, f का वैल्यू है 2g + 2, तो g का वैल्यू तो 4/3 + 2, तो 10/3, ये आ रहा है बच्चे 6 और 10/3, तो 10/3 आ रहा है, ये g आ रहा है, ये f आ रहा है, और ये c आ रहा है। तो वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चे, x² + y² + 2g, तो 2g करना है तो 4/3 + 2f 2y, तो 20/3, ये आ गया, और c का वैल्यू 0, तो ये आंसर। क्या अपन कर सकते हैं, क्या बच्चे, अरे कुछ नहीं किया, जी एफ और सी का वैल्यू निकाला है इन तीनों कंडीशंस का यूज करके। क्या बच्चे अपन ये कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अरे समझ सकते हैं ना ये आराम से, कुछ नहीं ये वाला सर और कैसे कर सकते हैं, हाँ वैसा भी तुम कर सकते हो कि वो सेंटर से पास होगा, इसका सेंटर अल्फा कोमा समथिंग मान ले सर हम, एक को अल्फा एक को 4 - अल्फा, ये सेंटर मान के, हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। हाँ तो अब चलिए, कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, उनका कॉमन कोड आपको चाहिए कि दो सर्कल है जिन्होंने काट लिया है, अरे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, कौन सी कॉमन कोड क्या होगी, अरे भाई एक होता है कोड और एक होता है कॉमन कोड। कॉमन कोड मतलब जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से या इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो, इसका नाम होता है कॉमन कोड। तो ये होगी इनकी कॉमन कोड, ठीक है, ये कॉमन कोड। अब इसका इक्वेशन कैसे लाएं, तो इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, ये कॉमन कोड है, ये क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है क्या, और अपन ने देखा था कोई भी कर्व जो दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास, ये क्या है, कर्व पासिंग थ्रू, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लॉजिक है, कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल्स या कर्व्स बोल दो, सर्कल्स। इस सर्कल का नाम दे देता हूं s = 0, इसका नाम दे देता हूं s ds = 0, सर्कल्स s = 0 एंड s ds इज। तो ये क्या है, ये है बच्चे, ये कॉमन कोड जो है, इसको मैं एक कर्व बोल रहा हूं,
कि ये एक ऐसा कर्व है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, तो इसका इक्वेशन पक्का ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। ये अपनी बात हुई थी क्या? अगर कोई भी दो कर्व हो, अगर कोई भी दो कर्व हो, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला कर्व ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या ये बात अपन जानते हैं? जानते ना? रुको रुको, ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, ये पक्का पता है ना? क्यों ऐसे लिखते हैं अपन? मैंने स्ट्रेट लाइन में समझाया था, दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन L1 प्लस लेमडा L2, वो वैसे क्यों लिखी गई थी? समझ में आता है क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉइंट ए इस पर भी है, इस पर भी है, मतलब जब पॉइंट ए को इसमें रखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। इसमें रखा जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। इसलिए पॉइंट ए को जब अपन यहां रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। देखिए बच्चे, जब पॉइंट ए को आप यहां रखोगे, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसलिए LHS बराबर RHS, दोनों का वैल्यू 0। और ऐसे ही पॉइंट बी को जब आप इसमें रखोगे तो बी इस पे भी है, इस पे भी, तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, तो LHS। तो इसका मतलब इसलिए ऐसा क्यों लिखते हैं अपन? क्योंकि वो दोनों पॉइंट फिर इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब पर क्या ये लाइन है? अब भाई ये तो कर्व है, अपने को तो कॉमन कोड तो एक लाइन होती है। अरे दिख रही है ना, ये तो कॉर्ड, ये तो एक लाइन है, ये तो एक लाइन है, तो क्या ये लाइन है? तो अगर अपन थोड़ा लिखना शुरू करें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, हाँ ला रहा हूं मैं, लॉजिकली बता रहा हूं आपको, प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू सी। ठीक है, अगर अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो बन गया 1 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा वाई स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, मैं बड़ा लिख दिया हूं, मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट को मैंने a लिख दिया है, y के कोफिशिएंट को b और z जो कांस्टेंट है उसको c और r है। तो ये तो यार सर्कल आ गया, ये तो सर्कल है, ये तो सर्कल है, और दिख रहा है ना, इसका कोफिशिएंट इक्वल टू इसका कोफिशिएंट, और ये तो लाइन है ही नहीं, ये तो सर्कल है। तो इसको लाइन बनाएंगे कैसे? तो लाइन में क्या नहीं आता बच्चे? लाइन में क्या नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आना ही नहीं चाहिए। अगर ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आना चाहिए। क्यों? लाइन में कहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आते हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना आए, ऐसा क्या कर सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आने चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आने चाहिए, दैट मीन्स 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, मतलब लेमडा का वैल्यू कितना रहना चाहिए? -1। क्यों बच्चे? अरे ये अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये खत्म, तो ये लाइन बन जाएगा ना। तो ये लाइन कब रहेगा? जब इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं आए। तो वो कब नहीं आएंगे? जब इनकी कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। इसलिए ये लाइन कब बनेगा या कॉमन कोड कब बनेगा? जब आप लेमडा का वैल्यू -1 रख देंगे, मतलब कॉमन कोड का इक्वेशन क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज, तो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। बस इसमें एक बात का जो बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं वो ये, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, वो अब ध्यान रखना, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल थे, मतलब दोनों इक्वल थे, और कुल मिला के अपने को क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को गायब करना है क्या? तो ये ध्यान रखना बच्चे, मतलब s माइनस एस डैश आपको लाइन का इक्वेशन तभी देगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वहां से हटे, मतलब कि ये जब आप लेमडा माइनस है तब एक बात क्या कि इन बोथ सर्कल्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल, मतलब कुल मिला के एम क्या है? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट कैंसिल, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट कैंसिल, वो दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए। देखो बच्चे, भाई तुम समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे, मुझे पता है। तो मैंने देखो इसको लाइन कैसे बनाया कि भैया यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। मेरा एम
ये तो सर्कल आने वाला था, पर मैंने लाइन कैसे बना दिया, मैंने ये कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इसलिए लेमडा -1 यहाँ क्यों आया है, क्योंकि इसमें और इसमें देखो, इसमें जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, इसमें भी 1, तो इसलिए -1 डालते ये कैंसिल हो गई। तो मतलब वो हमेशा ही कैंसिल होने चाहिए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। कोई ऐसे लिख के दे देगा, जैसे अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, तो ये बात समझ में आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना बच्चे। राज रिमेंबर ऑलवेज, दो सर्कल है, उनकी कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे आएगा? दो सर्कल की कॉमन कोड का इक्वेशन s माइनस एस डेस बराबर 0, और ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट जाने चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन की बात, अच्छा एक और आ गया यार, यहाँ तो सरप्राइज आ गया। इसको कैसे देखे भाई? ये सरप्राइज तो आपको दिखेगा ही नहीं। कहाँ लेके चले इसको भाई? तू तो गलत टाइम पे आ गया यार, हमने सोचा था कुछ आएगा नहीं। हाँ तो देखो बच्चों, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसका अपन देख लेते हैं क्या है ये, क्या क्या कहानी कह रहा है ये कह रहा है इफ सर्कल्स दिस इज बाइसेक्टिंग। एक सर्कल है बच्चे, एक सर्कल है, ध्यान से सुनना। ये एस डेस बराबर 0, एस डेस बराबर 0 ये सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल एस डेस बराबर 0 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। एक दूसरा सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है जो इसकी पेरीमीटर को आधा आधा करता है। क्या? इसकी पेरीमीटर को, एस डेस बराबर 0 की पेरीमीटर को हाफ हाफ करता है। एक दूसरा सर्कल है जो इसकी पेरीमीटर को आधा आधा कर देता है, मतलब आधा पेरीमीटर इसका इधर रह गया इस वाले का, और ये एस बराबर 0 है। एस बराबर 0 ये सर्कल है जो इस एस डेस बराबर 0 के पेरीमीटर को हाफ हाफ कर देता है, हाफ हाफ कर देता है। तो बताइए बच्चे, बताइए बच्चे, इनकी जो कॉमन कोड आएगी, इनकी जो कॉमन कोड आएगी, इनकी जो कॉमन कोड आएगी वो इस वाले सर्कल के लिए क्या होगा? डाया होगा क्या? इस वाले सर्कल के लिए डायामीटर होगा क्या? क्यों? अरे बच्चे, इस वाले सर्कल की पेरीमीटर आधी इधर है आधी इधर है, तो ये जो लाइन आएगी ये इसका डायामीटर ही तो होगा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, इस वाले सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे होगा। मतलब जो कॉमन कोड होगा इन दोनों सर्कल्स का, वो इस पहले वाले सर्कल जिसकी बाइसेक्ट हो रही है, आधी पेरीमीटर इसकी इधर है आधी इधर है, तो इस वाले सर्कल के लिए डायामीटर, मतलब जो ये कॉमन कोड है ये इस वाले सर्कल के लिए डायामीटर है, और इस कॉमन कोड पे इस सर्कल का सेंटर भी रहेगा। तो यही बात इसने लिखी है, इफ सर्कल एस इक्वल टू 0 इज बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एस डेस है बच्चे, एस डेस बराबर एस डेस इक्वल टू 0 की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, देन देयर कॉमन कोड विल पास थ्रू सेंटर ऑफ एस डेस इक्वल टू 0। ये भी एस डेस इक्वल टू 0। क्लियर है बात? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे, लिख लीजिएगा। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट बहुत है, अरे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चे। हाँ चलिए, तो दो चीजें याद की थी पिछली स्लाइड में, कॉमन कोड का इक्वेशन और एक वो स्टेटमेंट, बहुत गजब का था। हाँ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो फॉर सर्कल्स फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इन दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इसको मैं एस बोलता हूं, इसको मैं एस बोलता हूं, और इसको मैं एस डेस बोलता हूं। अगर मैं दिस माइनस दिस, इसको मैं एस बोल रहा हूं, इसको मैं एस डेस बोल रहा हूं। अगर अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, एस माइनस एस डेस बराबर 0, तो क्या आएगा मेरे पास? इसमें से इसको माइनस करो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9 माइनस का 5 इक्वल टू 0। हाँ ऐसा भैया कॉमन कोड ऐसा कब से आने लग गया? अरे ये कॉमन कोड है क्या? नहीं है, क्या पंगा हुआ? एस माइनस एस डेस तो किया है अपन ने, कॉमन कोड क्यों नहीं आया? तो ध्यान रहे बच्चे, उसमें पूरा एम ये था कि वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट जाने चाहिए।
अरे ध्यान से देखो कि एक्स स्क्वायर वाई, ये तो सर्कल का इक्वेशन है ना, तो इसलिए क्यों आ गया ये सर्कल, क्योंकि वहां पे अपन ने ये बोला था कि जो इक्वेशन आ रहा है वो लाइन का आना चाहिए, मतलब इन दोनों के इक्वेशन से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का डिवाइड कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/2। इस सर्कल को ऐसे लिखना पड़ेगा, इस सर्कल को ऐसे, और दूसरे वाले सर्कल को 3 का डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x माइनस 3 = इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए, अब करिए s माइनस एस टी, तो इसमें से इसको माइनस करो, अब क्या बच रहा है, तो एक तो 4/3x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये -5। तो देखिए 6 से डिवाइड कर दे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1/2 बचा हुआ है, 1/2 बचा हुआ है, 6 से कर रहे हैं तो 8x और प्लस 1/2 बचा हुआ तो 3 = तो ये आएगा कॉमन कोड। ये क्या होगा बच्चे, ये होगा कॉमन कोड। तो इसलिए बात मैं ये कहना चाह रहा था पिछली स्लाइड में, हो सकता है आप ना समझे, क्योंकि देखने से पहले बच्चे समझते नहीं है। इसलिए कहानी क्या है कि कॉमन कोड होती है एक लाइन, तो इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हट जाए, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल ही हो जाए। तो इसलिए अपन ने इसमें जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उतना ही इसमें रखा और फिर माइनस कर दिया, फिर इसको घटा दिया। क्या ये बात क्लियर है? अरे उसके बाद में अपन ने इसको माइनस से कर दिया, तो इसलिए कॉमन कोड ये होगा बच्चे। क्या ये बात क्लियर है? अब जो ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स लेंथ, इन दोनों की कॉमन कोड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। तो देखिए बच्चे, ये 2 सर्कल थे, इनकी कॉमन कोड मेरे पास ये आ गई, ठीक है, इसका इक्वेशन मेरे पास आया, इसकी लेंथ चाहिए मेरे को, तो इसकी लेंथ चाहिए। तो बच्चे देखो मैं ऐसे कर सकता हूं ना यार, कॉमन कोड है माना, पर ये इस वाले सर्कल की कोड तो है ही है ना, अरे ये तो कोड ही है ना इस वाले सर्कल के लिए। अगर अपन इस वाले सर्कल की बात करें तो इस वाले सर्कल की कोड है ना ये, तो कोड की लेंथ का अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, सीधा सीधा कर देंगे। इस वाले सर्कल के AB बराबर 2 टाइम्स r² माइनस p², याद आया क्या? तो अब अपन ये वाला सर्कल कौन सा, ये ले लेते हैं, यही सुंदर है यार। तो इसको x² प्लस y² माइनस 5/2, थोड़ा अच्छा कर लो, x² प्लस y² इक्वल टू 5/2। तो ये अब इस वाले सर्कल के, और P क्या होता था, इस वाले सर्कल के सेंटर से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ, यही P होता था। तो इस वाले का सेंटर है 0 0, तो P निकालना है इस वाले सर्कल के लिए। R का वैल्यू तो पता है मेरे को, R का वैल्यू r² ही निकाल लेते, कितना है 5/2, तो r² तो मेरे को पता है, P निकालना है। तो P क्या होता है, इस वाले सर्कल के सेंटर से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर का लेंथ। तो P निकालने के लिए ये 0 0 इसमें डालिए, तो ये 0 + 3 का मॉडुलस। अरे आता ना बच्चे, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस बिल्कुल आता है a² प्लस b², x² का 8 है, y² का 0, तो ये 3/8 आ जाएगा, 3/8। P का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू, ध्यान से देखिए, उस सर्कल का कोई लेना देना नहीं है। एक बार अपने पास कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया, तो कोड का इक्वेशन है तो उसकी लेंथ निकालने के लिए एक r² चाहिए, एक p², तो ये 2 टाइम्स r² कितना है 5/2 माइनस p², तो ये 9/64। तो 64 का एलसीएम लीजिए बच्चे, 64 जैसे ही आप एलसीएम लेंगे बाहर आके 8 बन जाएगा, और बाहर 2 पहले से है, और अंडर में क्या बनेगा, देखिए अंडर में क्या बनेगा, तो 2/8 हो गया, और अंडर देखिए बच्चे, अंडर में कितना होगा, तो 5/2 है ना। कुछ गड़बड़ आ गया, देखिए बच्चे r² का वैल्यू तो है 5/2, भैया तो r² का वैल्यू है ना, 5/2 वैल्यू है r² का, तो 5/2 माइनस ही, तो अब कितना हो जाएगा, अगर अपन करें तो 32 × 5, 32 में
160 माइनस 9, 160 माइनस 9 हो जाएगा ना। 32 देखिए, 32 इंटू 5 तो 160 माइनस 9 और ये आ ही गया, तो इसलिए ये 1/4 इंटू √151 होगा, √151 होगा। तो ये आपका आंसर होगा बच्चे, ये आपका आंसर होगा। ध्यान से देख लो, 1/4 √151, तो आंसर आता है। ये कॉर्ड का इक्वेशन और लेंथ ये कैलकुलेशन से कर लेना, आई थिंक सही है। r² p इसका और इसका 9 9 64 32, तो यही आएगा बच्चे। सही लग रहा है ना, कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं आराम से, तो 160 के आसपास। तो बच्चे अगर ऐसे डिटेल में आपको वीडियो पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।